हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर्स। सो बेसिकली जो है रिएक्टर्स डिफरेंट वेराइटीज़ के हो सकते हैं और डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसे यूज़ करना चाहते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स और फॉर्म्स में बन सकते हैं। तो ब्रॉडली जो है हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो जो है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज़ हेट्रोजीनियस रिएक्टर एंड सेकेंड वन इज़ होमोजीनियस रिएक्टर। ठीक है, तो जो हमारे पास जो हेट्रोजीनियस टाइप होता है उसमें क्या होता है बच्चे, जो हमारा फ्यूल होता है उसको हम किसी रोड में या किसी प्लेट में या होलो सिलेंडर के अंदर हम रखते हैं। ठीक है, और उन होलो सिलेंडर के अंदर हम रखते हैं और उसको जो है ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज करते हैं। ठीक है ना, और विद इन द मॉडरेटर, मॉडरेटर के अंदर। तो होमोजीनियस टाइप में क्या होता है, फ्यूल और मॉडरेटर को हम दोनों को ही मिक्स कर देते हैं, एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, फिर न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन जो है इज स्मॉलर इन। तो इस केस में जो है हमारे पास जो न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन होता है होमोजीनियस रिएक्टर में या होमोजीनियस असेंबली में वो स्मॉल होता है, क्योंकि इसमें जो है कुछ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो जो रेजोनेंस जो स्टेजेस होती हैं आपकी मॉडरेटर की उसके अंदर जो है कैप्चर हो जाते हैं। कुछ ही न्यूट्रॉन्स जो आप कह सकते हो मॉडरेटर के अंदर कैप्चर हो जाते हैं, और जो हमारा फ्यूल होता है और आपके जो फ्यूल मटेरियल है उसके अंदर भी जो है कुछ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बच्चे, कैप्चर हो जाते हैं। ठीक है ना, थर्मलाइजेशन होने से पहले ही। ठीक है, तो ये जो लॉस है ये जो है हेट्रोजीनियस के रिएक्टर्स के अंदर बहुत कम होता है। फ्यूल एलिमेंट्स जो है बेसिकली उसमें जो फ्यूल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं बच्चे, जो मॉडरेटर की थिक लेयर होती है उसके बीच में सैंडविच कर देते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं एकदम ही थर्मलाइज कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि हीटअप कर देते हैं। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद जो है रिएक्टर जो है बेसिकली हमारी डिपेंड करता है कि क्या एनर्जी है न्यूट्रॉन्स की। ठीक है ना, जो फिजन रिएक्शन कोज कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्टर्स होते हैं बेसिकली जो है थर्मल रिएक्टर, आप इंटरमीडिएट या फास्ट कह सकते हो अकॉर्डिंग टू थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारे थर्मल न्यूट्रॉन्स पे। और हमारे पास इंटरमीडिएट न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है दैट इज बेसिकली, तो जो हमारे रिएक्टर्स होते हैं बेसिकली उनकी जो एनर्जीज होती हैं, जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी जो होती है आपके पास जो उनकी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इंटरमीडिएट न्यूट्रॉन्स की एनर्जी जो है 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन केईवी तक होती है। तो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी 10 केईवी से भी ज़्यादा की क्या होती है बच्चे, आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, तो रिएक्टर्स जो है हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, रिसर्च रिएक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कुछ न्यूट्रॉन्स हमें चाहिए होते हैं ताकि हम जो है कोई भी रिसर्च या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की मैन्युफैक्चर के लिए हमें चाहिए होते हैं। सो रिसर्च रिएक्टर्स में तो यही होता है कि हमने अगर मान लो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमें बनाना है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेडियो आइसोटॉप हमें क्रिएट करना है, तो उसकी मैन्युफैक्चर के लिए जो है हम रिसर्च रिएक्टर्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, उसके लिए हमें न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं तो हम रिसर्च रिएक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन रिएक्टर्स में क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है कि जो हम फर्टाइल है उसको फिजाइल मटीरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है ना, इसमें क्या होता है जो फर्टाइल है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चे, फिजाइल मटीरियल में। ठीक है ना, फीजनेबल मटीरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद पावर रिएक्टर, पावर रिएक्टर से तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो है बेसिकली क्या चाहिए होता है, पावर चाहिए होती है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो फ्यूजन एनर्जी है, जो रिएक्टर कोर के अंदर जो फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हमें क्या कर देते हैं बच्चे, एक पावर रिएक्ट उसको जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूजफुल पावर के अंदर जो है कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब उस एनर्जी को यूटिलाइज करना बेसिकली आप ये कह सकते हो। अब है बच्चे क्या है, जर्नल फॉर्म ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास क्या होता है, ये जो डिवाइस है इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है इसके अंदर होती है, इस डिवाइस के अंदर कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है। और ये क्या करती है बच्चे, एक सस्टेन अमाउंट की एनर्जी जो है प्रोड्यूस करती है। इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चे, सस्टेन होती है। ठीक है, एक डेफिनेट एनर्जी होती है, ये नहीं कि अनकंट्रोल्ड होती तो ऑफ कोर्स क्या हो जाता बच्चे, एक्सप्लोसिव हो सकता था। लेकिन यहाँ पे हम जो एनर्जी यूज होती है वो कैसी होती है बच्चे, सस्टेन होती है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया होगा बच्चे, हम मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो के और टाइम के साथ जो वेरी कर रहा था वो बेसिकली यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ आपका कंजप्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों क्या हो जाते हैं, जब इक्वल हो जाते हैं तब कैसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बच्चे, सस्टेन्ड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और आगे देखो बच्चे, इसमें क्या होता है बच्चे, इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर वर्क करता है बच्चे, ये प्रिंसिपल जो है न्यूक्लियर फिजन के चेन रिएक्शन के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, इसके अंदर भी एक फीजनेबल मटेरियल है और ये जो है
यूरेनियम 235 क्या करता है बच्चे, 3 या 2 या 3 न्यूट्रॉन्स निकालता है और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। सो न्यूट्रॉन्स जो है यूरेनियम से जब निकलते हैं, या तो क्या हो जाते हैं बच्चे, रिएक्टर सरफेस पे जाके लॉस हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं और फर्दर फ्यूजन नहीं क्रिएट करते। तो हमें क्या करना होता है, चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक कुछ भी हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पीस ले लेते हैं यूरेनियम का, एटलीस्ट उसमें क्या होता है, 2.5 न्यूट्रॉन्स जो है बोन, यानी कि उसके अंदर जो है, हम जो यूरेनियम यूज कर रहे हैं उसके अंदर कम से कम बच्चे इतने न्यूट्रॉन्स जो है वो फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इतने न्यूट्रॉन्स जो है बनते हैं, मतलब पर फ्यूजन, ठीक है ना, इतने न्यूट्रॉन्स जो है बनते हैं पर फ्यूजन, ठीक है। एंड शुड ऑलवेज बी, और ये जो है वो भी क्या करते हैं बाकी आगे फर्दर जो है चेन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए हम जो यूरेनियम यूज करते हैं तो उसके अंदर पहले से ही होता है कि वो 2.5 न्यूट्रॉन पर फ्यूजन तो बनने ही है, यानी कि एक बार यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन को आप इनिशिएट करवाओगे तो 3 न्यूट्रॉन्स, इस तरह से इतने न्यूट्रॉन्स तो बनने ही है, और उतने ही न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे बल्कि आगे फर्दर फ्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इस पर्पज के लिए जो है हमारे पास जो साइज होता है रिएक्टर का वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, सो दैट इट हैज स्मॉल एरिया एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, ठीक है ना। साइज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का हम इंक्रीज करके चलते हैं, और इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चे, जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू इट्स एरिया, ठीक है। उसके बाद है रिएक्टिंग फ्यूल जो है वो क्या होता है, इज सराउंडेड बाय अ मटेरियल दैट स्कैटर न्यूट्रॉन्स विदाउट अब्सॉर्बिंग देम सो दैट द मोस्ट ऑफ द एस्केपिंग न्यूट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। इसमें क्या होता है, आपके पास जो रिएक्टिंग फ्यूल होता है उसको हम किसी मटेरियल के साथ क्या कर देते हैं, सराउंड कर देते हैं, और जो स्कैटर्ड न्यूट्रॉन होता है वो क्या होते हैं बच्चे, अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, अगर जो मतलब हमने किसी मटेरियल से कॉट किया है ना, तो रिफ्लेक्टर से ही कह दो आप कॉट किया है, तो जो न्यूट्रॉन्स जो है जो स्कैटर्ड हुए हैं वो अब्जॉर्ब ना होके जब रिएक्टर सरफेस से टकराएंगे तो वो वापस क्या हो जाएंगे बच्चे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, ठीक है ना, एस्केप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इस करके हम उसको किसी मटेरियल के साथ क्या कर देते हैं, किसी रिएक्टिंग फ्यूल को हम किसी मटेरियल के साथ सराउंड कर देते हैं, ताकि कोई भी न्यूट्रॉन का लॉस ना हो सके, ठीक है, कोई भी न्यूट्रॉन का लीकेज ना हो सके, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो। उसके बाद देखो बच्चे कंस्ट्रक्शन में क्या होता है बच्चे, हमारे पास जो है बहुत सारे नंबर ऑफ जो है यूरेनियम ब्लॉक्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम जो रिएक्टिंग फ्यूल हम यूज़ करते हैं, फ्यूजनेबल फ्यूल हम यूज़ करते हैं, उसको हम किसी ब्लॉक्स में या किसी सिलेंडर्स में लेते हैं, और उन सबकी क्या होती है बच्चे, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना, असेंबली होती है। तो यहाँ पे भी बच्चे क्या कह रखा है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको हमने जो है बहुत सारे आपके कह सकते हैं यूरेनियम ब्लॉक्स में हमने रखा हुआ है, और एट सम लोकेटेड डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, इसको कैसे डिफरेंट थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और क्या बना रखा है, एक लेटिस की फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, इन अ लार्ज पूल ऑफ हैवी वाटर, इसके अंदर क्या है बच्चे, बहुत सारा क्या है, हैवी वाटर है, और आप कह सकते हो ग्रेफाइट भी एज अ मॉडरेटर, ठीक है ना, बिग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट भी कह सकते हो एज अ मॉडरेटर है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया हुआ है, लेटिस के अंदर क्या रखे हुए हैं बच्चे, बहुत सारे यूरेनियम ब्लॉक्स हैं, ये सारे यूरेनियम ब्लॉक्स को लेटिस की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, और इसको किससे भरा हुआ है बच्चे, इसके अंदर क्या ले रखा है, हैवी वाटर ले रखा है। हैवी वाटर किसका काम करेगा, मॉडरेटर का काम करेगा, जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे उसको क्या करेगा बच्चे, वो स्लो डाउन करेगा, ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको स्लो डाउन करेगा बेसिकली। उसके बाद क्या है बच्चे, यूरेनियम 235 हमें काफ़ी अनरिच्ड है, ठीक है ना, इसको जो इसका ये जो आइसोटोप है यूरेनियम का, ये आइसोटोप हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमें रिएक्टर का साइज हमें डिक्रीज करना है तो हम ये आइसोटोप ही यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या कह रखा है बच्चे, अब हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें कूलेंट्स चाहिए, ठीक है ना। तो कूलेंट्स कैसे यूज़ करेंगे, हम कंट्रोल रोड्स हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल रोड्स का काम क्या होता है बच्चे, दे अब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये आपके जो है क्या है, कंट्रोल रोड्स हैं, सी डी, ठीक है। और इस तरह से देखो बच्चे, इस तरह से उसकी अरेंजमेंट है। तो आप ब्लॉक्स जो है दैट इज यूरेनियम इन द फॉर्म ऑफ लेटिस, इट इज फिल्ड इन अ लार्ज पूल ऑफ हैवी वाटर, एंड द कंट्रोल रोड्स आर इंसर्टेड इन दिस फॉर्म, ठीक है ना, ओनली। तो ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा अरेंजमेंट। आगे देखो बच्चे, इसकी वर्किंग में क्या होता है, तो वर्किंग में क्या है बच्चे आपके पास,
ठीक है। कुछ सिंगल न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, यूरेनियम के साथ जो है रिएक्ट करके जो है फिजन रिएक्शन क्रिएट करते हैं, और 200 MeV तक एनर्जी निकलती है, और 3 फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है। अब कंट्रोल रोड्स क्या करते हैं बच्चे, न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और मॉडरेटर क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन्स निकले हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स निकले हैं, उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं बच्चे, स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है। और ये जो स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स होते हैं ये फर्दर फिजन क्रिएट करते हैं, इस तरह से जो है प्रोसेस कंटिन्यू होना शुरू हो जाता है। तो एक असलरेटिंग रिएक्शन प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। कंट्रोल रोड्स को हम जब पुल आउट करते हैं तो रिएक्शन असलरेट करती है, और अगर हमें मान लो किसी को ही स्लो डाउन करना है, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना है या रिएक्शन को स्लो डाउन करना है, तो हम क्या करते हैं, क्लोड रोड्स को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। आगे देखो बच्चे, अभी हमारे पास क्या है बच्चे, अगर हमें न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, के जो है उसको हम क्या करना चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। ठीक है ना। और ठीक है, के को हम 1 लेके चलते हैं बाय एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ कंट्रोल रोड। अब के क्या है, मैंने आपको बता दिया है कितने आप कह सकते हो नंबर ऑफ फिजन्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फिजन प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ फिजन ऑफ द प्रीसीडिंग जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यही कह रहा है कि जो गिवन जनरेशन ने जितने फिजन रिएक्शन प्रोड्यूस किए है, डिवाइडेड बाय जितने फिजन प्रोड्यूस किए है आगे आने वाली जनरेशन में न्यूट्रॉन्स की, वो क्या कहलाती है, आपकी के फैक्टर कहलाती है। ठीक है ना। तो के फैक्टर शुड बी इक्वल टू 1 विद द एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल रोड्स। ठीक है ना। तो ये हमारी चीज़ है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं बच्चे, द के फैक्टर इज बेसिकली योर रिप्रोडक्शन फैक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, इस तरह की अरेंजमेंट होती है आपकी हेट्रोजीनियस टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो देखो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हमने इस तरह से दे रखा है। तो इसमें क्या है बच्चे, आपके पास जो है 150 एटमॉस्फेयर का हम जो है प्रेशर लेके चलते हैं, ताकि ये ना हो जाए जो हमने हैवी वाटर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाए, बॉयल अप होना शुरू हो जाए। ठीक है ना। तो वाटर जो है जैसे ही एंटर करेंगे रिएक्टर्स पे, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा बच्चे, 280 तक होगा, और लीव करेंगे 320 तक। और उसके बाद क्या होगा बच्चे, वो हीट एक्सचेंजर के अंदर पास करेंगे, वो क्या करेंगे, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, और वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका टरबाइन के अंदर से मूव करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। तो यहाँ पे ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो इतना होता है, इसमें से जब वो निकल इतना होता है, और जब निकलते हैं तो इतना होता है 320 डिग्री, और इसके अंदर स्टीम बन के उसको हम क्या करते हैं, टरबाइन से रोटेट करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी जो है हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है ना। और उसको हम क्या करते हैं बच्चे, जो सर्कुलेटेड थ्रू द पाइल टू ब्रिंग द टेम्परेचर लो। ठीक है ना। और उसे जो है वाटर को हम जो है, ये जो हमारे पास रिएक्टर पाइल्स होती हैं उसके अंदर से सर्कुलेट करते हैं, ताकि टेम्परेचर क्या हो सके, लो हो सके। सो रेडिएशंस जो है निकलती हैं पाइल्स में से। पाइल बेसिकली बच्चे वही मैंने आपको बता दिया है कि न्यूक्लियर फ्यूल है। ठीक है ना। न्यूक्लियर तो उसमें क्या होता है, जो यूरेनियम जैसे आपका फिजनेबल मटेरियल। ठीक है ना। तो जो उसमें से भी रेडिएशंस निकलते हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस, तो क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होती हैं। सो पाइल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करके चलते हैं बच्चे, स्टील में या फिर कंक्रीट वॉल्स में हम लेके चलते हैं। और उसके बाद भी क्या रखा है, ये सारी अरेंजमेंट जो होती हैं वो कंट्रोल होती हैं बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह से आप देख लो कि ये एडजस्टेबल कंट्रोल रोड्स हैं, ये रिएक्टर वेसल है, इसके अंदर हमारे पास क्या है बच्चे, यूरेनियम के हमने रोड्स ले रखी है, और एक असेंबली में हमने जो है न्यूक्लियर फ्यूल ले रखा है। ठीक है ना, असेंबली में, और इसके अंदर हमने कंट्रोल रोड्स लगा रखी हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये जो इसके अंदर वाला हिस्सा है दैट इज़ हैवी वाटर, हो सकता है कि ये मॉडरेटर का काम कर रहा है। ये इसको कंक्रीट शील्डिंग दी है, अगर मान लो इसमें से कुछ भी गामा रेज तरह की निकलती है तो क्या हो जाए बच्चे, वो वहीं पे अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारा कूलेंट है, कूलेंट का काम क्या होता है, एक्सेस न्यूट्रॉन्स को क्या करना बच्चे, अब्जॉर्ब करना। उसको हम क्या करेंगे, इस हैवी वाटर में से पास करेंगे, तो मतलब सिंपल वाटर में से पास करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसको स्टीम में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टीम टर्बाइन है उसको रोटेट करेंगे, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो ये सारा हमारे पास कंडीशन वो होती है। अब आगे देखो बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास जो है फिजन रिसर्च रिएक्टर्स हमारे पास हैं। तो स्विमिंग पूल रिएक्टर, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें जो हमारे पास जो फ्यूल एलिमेंट होता है उसको हम बहुत सारे वाटर के अंदर जो है, लार्ज पूल ऑफ वाटर के अंदर जो हम सस्पेंड करके रखते हैं, उसके अंदर डुबो के रखते हैं। ठीक है। इस करके इसको क्या कहते हैं बच्चे, स्विमिंग पूल रिएक्टर। उसके बाद जो है ये फर्स्ट रिएक्टर जो है अप्सरा हमारा इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, इंडियन रिएक्टर। और ये जो रिएक्टर है ये जो है 4 अगस्त 1956 में कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद जो है ये काम करना शुरू किया था बच्चे एशिया के अंदर। तो
मतलब एशिया जो है एशिया जो आपको पता है एरिया, जो एशिया मीन्स जो जितना भी हमारा इंडिया श्रीलंका ये सारा जो कंट्री है, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो है फर्स्ट यही रिएक्टर जो है यूज़ होना शुरू हुआ था। उसके बाद इसको नाम दिया गया था बच्चे लेजेंडरी सी मरमेड, क्योंकि इसका ना ये जो है बच्चे ये हाफ जो है सी के अंडर है और हाफ क्या है बच्चे इस ये रिएक्टर सी के ऊपर है, तो इस करके इसको नाम दिया था सी मरमेड। उसके बाद ये रिएक्टर जो है इंडियन साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया था, डॉक्टर H.J. भाभा ने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चे बहुत सारा वाटर जो है वो एक कॉन्क्रीट टैंक के अंदर होता है। इस रिएक्टर के अंदर जो लार्ज क्वांटिटी वाटर है एक कॉन्क्रीट टैंक के अंदर होता है, और जो फ्यूल होता है बच्चे उसको हम किससे अटैच करके रखते हैं बच्चे, स्टील फ्रेम से, और उसको भी क्या करते हैं अबव एंड सस्पेंडेड फ्रॉम एडजस्टेबल ब्रिज प्लेस्ड ऑन द रेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अगर अच्छी तरह से अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप इसका डायग्राम देखें तो आपका और क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, जो हमारे पास ये कोर है, ठीक है ना, यहाँ पे फ्यूल एलिमेंट कोर असेंबली, ठीक है ना, यहाँ पे ये कोर है हमारा, यानी कि जहाँ पे हमारा फ्यूल होगा यहाँ पे कैडमियम रोड्स हैं, ठीक है, ये कॉन्क्रीट शील्डिंग हमने इसको दे रखी है, और ये ग्रेफाइट रिफ्लेक्टर है। अगर मान लो को जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो ये इसको अंदर डाल देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 होल्स किए हुए हैं, ये भी कॉन्क्रीट कवरिंग है इसकी, और ये थर्मल कॉलम है। तो यहाँ से बच्चे ये जो रिएक्टर है इसके अंदर जो है ये रिएक्टर जो है बेसिकली इसको हमने जो है एक ब्रिज से सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो ब्रिज स्पैन्स द विड्थ ऑफ द पूल, तो यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने लिखी हुई है कि जो हमने रिएक्टर जो है उसको किस पे सस्टेंड किया हुआ है, रिएक्टर को हमने क्या किया हुआ है, ये जो फ्यूल है उसको हमने स्टील फ्रेम से अटैच किया, और उसको फिर आगे हमने ब्रिज के थ्रू जो है इज सस्पेंडेड अबव फ्रॉम द ब्रिज प्लेस्ड ऑन रेल्स, ठीक है ना। जो रेल्स पे जो ब्रिज प्लेस्ड उसके अबव जो है उसको सस्टेंड किया हुआ है, और ब्रिज जो है उसका जो स्पैन है उसका जो टाइम है वो क्या है बच्चे, विड्थ ऑफ पूल के इक्वल है, ठीक है ना, ये एरिया आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो फ्यूल एलिमेंट है उसको हमने रेगुलर असेंबली में लिया है। उसके बाद जो है हमें जो फ्यूल है बेसिकली वो यूरेनियम अलॉय है, ठीक है, और उसको हमने जो एल्यूमिनियम केन के अंदर लिया हुआ है, और कुछ कंट्रोल रोड्स उसके अंदर हमने डाली हुई हैं। तो ये सारा वो ये है कि, और इस तरह से रखा हुआ है कि कोई भी क्या ना हो सके बच्चे, सुपर क्रिटिकल कंडीशन ना अचीव हो सके, ठीक है। तो बाकी जो वाटर है वो किसकी तरह काम करेगा बच्चे, कूलेंट की तरह काम करेगा, आपका मॉडरेटर शील्ड की तरह काम करेगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी प्रोड्यूस होती है बच्चे, इसमें मेगावाट तक प्रोड्यूस होती है, और इसका जो ऑपरेटिंग पावर है वो कितनी है बच्चे, 100 किलोवाट तक है। और इस तरह का इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स की मतलब जो न्यूट्रॉन्स का जो फ्लक्स है, जो न्यूट्रॉन्स इतने प्रोड्यूस होते हैं वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 न्यूट्रॉन्स, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन्स हम ये जो रिएक्टर्स हैं हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है, रिसर्च में या एक्सपेरिमेंटल पर्पस में, और हम ऐसी फैसिलिटीज़ देते हैं कि न्यूट्रॉन्स हमारे स्लो डाउन हो जाए। उसके बाद जो है हमारे होल्स जो हैं बेसिकली यहाँ पे हमने 2 होल्स भी लगा रखे हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चे, इसमें से बच्चे क्या होता है, जो आपके होल्स आर प्रोवाइडेड थ्रू ग्रेफाइट रिफ्लेक्टर थ्रू विच द थर्मल न्यूट्रॉन्स आर अवेलेबल। तो होल्स प्रोवाइड किए गए हैं जहाँ पे हमारे जो है थर्मल न्यूट्रॉन्स हों वहाँ पे, ठीक है। और थिक कॉन्क्रीट वॉल्स हैं जो कि गामा रेज को ऑब्जॉर्व करती है, मैंने आपको बता ही दिया अच्छे तरह से। उसके बाद जो है रिएक्टर इस तरह से रखा हुआ है कि अगर क्रिटिकल हो जाता है अगर, तो उस केस में हमारे पास जो होगा वाटर जो है वो क्या होगा, वाटर से सराउंडेड है, ठीक है। कोर जो हमारा वाटर से सराउंडेड है, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चे, अगर ये क्या करेगा बच्चे, एक लाइट ग्लो करेगा, ठीक है। अगर मान लो हमारा रिएक्टर क्रिटिकल कंडीशन में आ गया तो जो कोर है जो कि वाटर से सराउंडेड है वो क्या करेगा बच्चे, एक लाइट ग्लो करेगा, ठीक है ना, लाइट एमिट करेगा एक तरह से। तो क्योंकि उसमें से क्या होगा, बहुत सारे एनर्जेटिक्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पास करेंगे, आपके वाटर में से पास करेंगे, ठीक है। तो लाइट ग्लो जो होगी वो पूल के अंदर से ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, इन द ब्रॉड डे लाइट एज वेल, जितनी तो भी हम उससे बचा सकते हैं अपने रिएक्टर को, मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। तो मेन एडवांटेजेस हैं, लो कॉस्ट है, सेफ्टी है, ठीक है। CIR कनाडा इंडिया रिएक्टर, ये क्या होता है बच्चे, बेसिकली ये भी स्विमिंग टाइप पूल रिएक्टर ही है, इसका साइज भी स्मॉल होता है, और ये क्या है बच्चे, हैवी वाटर में यूज होता है। उसके बाद ये जो रिएक्टर्स होते हैं इनको बच्चे हम क्या करते हैं, हाई पावर या हीट रिमूवल जो है इज डन बाय द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बाय फोर्स पम्प्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो रिएक्टर्स होते हैं ये भी जो हाई पावर रिएक्टर्स होते हैं आपके, और इसमें जो है अगर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं बच्चे फोर्स पम्प से। उसके बाद ये न्यूट्रॉन फ्लक्स, जितना ये न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं
तो वो कितना किस रेट तक प्रोड्यूस करते हैं, 10⁻14 तक। और ये भी जो है अगर हमें आइसोटॉप बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़फुल है। और ब्रीडिंग रिएक्शन अगर कन्वर्ट करनी है, ब्रीडिंग रिएक्शन बेसिकली एक पार्ट से हमें क्या बनाना है, दूसरा बनाना है, ठीक है ना। यूरेनियम 238 से हमें अगर दूसरा आइसोटॉप से अगर हमें PU 239 फ्यूल बनाना है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिएक्टर्स का फिजिक केमिस्ट्री इन सब में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, बायोलॉजी में, मेटलर्जी में यूज़ होता है और रिएक्टर टेक्नोलॉजी में। तो आगे है जर्लिना रिएक्टर। ये रिएक्टर क्या होता है बच्चे, थर्ड इंडियन रिएक्टर है, ये भी 1961 में बना था। और ये जो रिएक्टर है बेसिकली जो है जर्लिना, ये बेसिकली स्टैंड फॉर जीरो एनर्जी लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन न्यूक्लियर असेंबली, ठीक है ना। तो जीरो एनर्जी लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन न्यूक्लियर असेंबली, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ये भी डिफरेंट काइंड का हमारे पास, अगर मुझे मान लो इसकी स्टडी करनी हो, इन असेंबली की स्टडी करनी हो, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड्स की, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो है इसमें यूरेनियम जो है, नेचुरल यूरेनियम को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं और हैवी वाटर को हम मॉडरेटर की तरह यूज़ करते हैं। और रोड्स होती हैं उसका 45 kg ऑफ, उसके अंदर क्या होता है 45 kg नेचुरल यूरेनियम होता है, ठीक है ना। जो हमने फ्यूल ले रहे हैं वो रोड्स में लेते हैं और 45 kg तक यूरेनियम उसके अंदर फिल्ड होता है। स्टैंड जो कोर होता है उसमें 80 फ्यूल रोड्स होती हैं और जो है आपके पास 8 टन हैवी वाटर होता है। और इसमें जो मैक्सिमम पावर बनती है वो 100 वाट बनती है। और ये भी बहुत सारा यूज़ होता है आपका आगे। ऐसे पूर्णिमा रिएक्टर है, ये भी क्या कहते हैं बच्चे इसको, प्लूटोनियम फास्ट रिएक्टर। और ये जो है इसमें प्लूटोनियम ऑक्साइड के हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है बच्चे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल इन द ऑपरेशन ऑफ फास्ट ब्रीडर्स में हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही RS रिएक्टर है, ठीक है ना। इसमें जो है बेसिकली क्या होता है, थर्मल रिएक्टर है और इसमें जो है 40 मेगावाट सर्कस रिएक्टर, मतलब लोकेटेड एडजेसेंट टू 40 मेगावाट सर्कस रिएक्टर। तो इतना इंपॉर्टेंट ही है बेसिकली हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्रीडर रिएक्टर्स, ठीक है। तो ब्रीडर रिएक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो जो है हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। पर कई बार क्या होता है बच्चे, हमें ना बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है ना। और ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारा जो न्यूक्लियर फ्यूल है वही रिएक्टर कंज्यूम कर लेता है अपने ऑपरेशन के दौरान, ठीक है ना, अपने काम करने के दौरान, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो कई बार स्मॉल अमाउंट में होता है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हमें बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए होता है जो कि कम कंज्यूम हो आपका, जितना कंज्यूम हो उससे ज़्यादा ही हमें न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए होता है। तो जो प्रोडक्शन रिएक्टर होता है वो क्या करता है बच्चे, जो हमारे फर्टाइल मटेरियल्स होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, इसको हम क्या कर देते हैं बच्चे, फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो मटेरियल्स थे ये एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं यूज़ होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं यूज़ होते, तो इसको क्या करते हैं बच्चे, न्यूक्लियर फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि आपका फिजाइल मटीरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे रिएक्टर्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, ब्रीडर रिएक्टर्स कहते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रीडर रिएक्टर में हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम को हमने न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करवाया तो यूरेनियम 239 बना। और बीटा नेगेटिव से हमने जब इसमें से बीटा मिशन करवाया तो नेपच्यूनियन बना 239 93। और उसके बाद हमारे पास क्या बना, PU बना 239 और 94 उसमें से दोबारा से बीटा निकालने के बाद। ऐसी थोरियम को हमने थोरियम इसमें कन्वर्ट किया न्यूट्रॉन, और फिर इसमें से PA, फिर इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूरेनियम 233। अब देखो ये दोनों थे, मैंने आपको बताया एज अ फिजनेबल मटीरियल हम नहीं यूज करते थे, इसको हम थर्मल न्यूट्रॉन से फिजन नहीं करवा सकते थे। तो हम क्या करते हैं बच्चे, जो ये रिएक्शंस हुई हैं ये तो क्या करते हैं, जब ये न्यूट्रॉन को कैप्चर करते हैं तो PU 233 हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है दैट इज़ बेसिकली जो ये दो बनते हैं हमारे, तो ये जो है आपका न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम करते हैं। तो हमने क्या किया, एक फर्टाइल मटेरियल से उसको किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चे, फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। और ये रिएक्शंस आपकी क्या कहलाएंगी, आपकी ब्रीडर रिएक्शंस कहलाएंगी। तो ब्रीडर रिएक्शंस में बच्चे बेसिकली जो हमारे पास एक फिजनेबल और द अदर फर्टाइल, ठीक है, एक फिजनेबल होता है और दूसरा क्या होता है बच्चे, फर्टाइल होता है। तो यहाँ पे बच्चे अगर हम जो है PU 239 की बात करूँ तो 3 न्यूट्रॉन्स हमारे पास रिलीज होते हैं। एक न्यूट्रॉन जो है वो चेन रिएक्शन प्रोड्यूस कर देता है और वो फर्दर जो है न्यूट्रॉन्स निकालता है, वो फर्दर चेन रिएक्शन शुरू कर देता है उसमें से एक। तो इस तरह से काम होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इफ एन एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 2 न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, यूरेनियम 238 कैप्चर करता है, ठीक है। और वो रिएक्टर क्या करता है, कैन ब्रीड PU 239 और वो क्या प्रोड्यूस कर देता है बच्चे, PU 239 94, ठीक है, इन मोर क्वांटिटी देन इट इज कंज्यूम, ठीक है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है बच्चे, यहाँ पे विजन में क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, 3 में से एक ने चेन रिएक्शन करी और क्या किए, 2 न्यूट्रॉन्स रह गए, 2 न्यूट्रॉन्स रह गए, उसमें से जो एक होगा
वो क्या करेगा बच्चे, यूरेनियम 238 के साथ दोबारा से कंबाइन करेगा, एक जो होगा यूरेनियम 238 से दोबारा कंबाइन करेगा और क्या बना देगा बच्चे, दोबारा से Pu बना देगा, ठीक है, Pu 239 एज बिफोर। तो इस तरह से जो है 2 न्यूट्रॉन्स हमें मिलते जाएंगे, जो कि क्या करेगा, यूरेनियम 238 कैप्चर कर लेगा और क्या बना देगा, Pu 239 बना देगा, और P239 हमें लार्ज अमाउंट में हमें मिलेगा देन इट कंज्यूम, ठीक है ना। सो न्यूट्रॉन इकोनॉमी को हम जो है बेसिकली इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आगे क्या कह रखा है, जो पर्पस है ब्रीडर रिएक्टर का वो क्या करना का होता है, फर्टाइल को फिजाइल में कन्वर्ट करना। और द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है हमारे पास बना है, ठीक है ना, ये इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में, हाँ, तो यहाँ पे डेवलप हुआ है। इसमें क्या होता है बच्चे, इस रिएक्टर के अंदर जो है कार्बाइड फ्यूल होता है, और ये जो डिज़ाइन है दैट इज़ 500 मेगावाट एडवांस वाटर, इसके अंदर थोरियम जो है फ्यूल्ड पावर रिएक्टर जो है वो डेवलप हुआ था बार्क में। और ये जो रिएक्टर है वो सारी जो है जो ज़्यादा पावर है वो किस में कन्वर्ट कर जो मैक्सिमम पावर जनरेट होती है वो क्या कन्वर्ट करती है बच्चे, पावर जो जनरेट होती है वो यूरेनियम 233 से होती है, और बहुत कम जो है वो कंजप्शन होता है एज अ प्लूटोनियम। तो यूरेनियम 233 को हम एज अ क्या यूज़ कर लेते हैं बच्चे, फिर फ्यूल यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास मेन था। आगे हमारे पास पावर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे पावर रिएक्टर्स क्या होते हैं। चलो वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।